तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली डिवीज़ लैब के बारे में। और अगेन एक बार फिर से आज हमको डिवीज़ लैब के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट। और पिछले कुछ दिनों से ये गिरावट लगातार हो रही है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो देखिए 7% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और अपने ऑल टाइम हाई से तो आई थिंक ये 40% के आसपास जो है स्टॉक हमको अभी करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। तो ये आज की गिरावट के पीछे क्या रीज़न है उसको हम समझेंगे। हालांकि देखिए कोई फंडामेंटली दोस्तों यहाँ पर कोई इश्यूज कंपनी में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टेक्निकली अगर हम बात करें तो रीज़न यहाँ पर समझ आ रहे हैं जो आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए डिवीज़ लैब में, क्या अभी बाइंग करनी है या नहीं करनी, अभी इसको थोड़ा आराम देना चाहिए बाइंग को या फिर फ्रेश बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, यानी उसके पीछे क्या रैशनल है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, टेक्निकल चार्ट पर भी हम यहाँ पर सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर रीज़न की बात करें, अगर आप देखिए रीज़न यहाँ पर स्टिल तलाश कर ही रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हालांकि इसको मैं पहले कवर कर चुका हूँ, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर तेलंगाना जो हाई कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट मांगी थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, जहाँ पर डिवीज़ लैब के ऊपर एलिगेशन लगे थे आज से करीब 10 साल पहले। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, एक गाँव है कि वहाँ का की जो एक नदी है उसको यहाँ पर वो पॉल्यूट कर रहे हैं। जो इनका वेस्ट है निकल रहा है जो है इनकी फैसिलिटीज़ से, वो वहाँ का वेस्ट खराब जो है, उस वेस्ट से इनकी नदी खराब हो रही है। साथ ही साथ जो आसपास के जो वाटर रिजर्वॉयर हैं वो खराब हो रहे हैं। तो ये एलिगेशन 10 साल पहले लगे थे, जो मैं आपको अभी अभी आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। तो एक ये रीज़न हो सकता है, अगर आप तलाश कर रहे हैं रीज़न तो हो सकता है। मेरे ख्याल से कोई बड़ा यहाँ पर जो है मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है और ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है प्राइस में। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली आप देखिएगा तो पिछले कई टाइम से हमको एक डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। टॉप बनाया था अक्टूबर 2021 में, उसके बाद लगातार स्टॉक गिर रहा है, रिकवरी के संकेत नहीं है। हालांकि अभी वेरी शॉर्ट टर्म में रिकवरी के संकेत आए थे। आप देखिए ये जो है ट्रेंड जो है ऊपर की साइड ट्रेंड है, मतलब यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ हमको देखने को मिला था। अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया था, लेकिन अब एक रेड माराबोजू टाइप कैंडल बनी जो कि हैवी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर इंडिकेट करती है। और जैसे ये जो है ट्रेंड का ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद स्टॉक पे भारी गिरावट। तो ट्रेंड का ब्रेकडाउन होने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। और एफएनओ स्टॉक है, ये हम सभी को पता है। और एफएनओ में जब स्टॉक होता है और अगर यहाँ पर इंडिकेशन होता है टेक्निकल कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है, तो एफएनओ में जब काफ़ी हैवी मात्रा में शॉर्ट होती है चीज़ें, स्टॉक में काफ़ी गिरावट होती है, तो मुझे लगता है टेक्निकली यहाँ पर रीज़न है गिरने का, और कोई बड़ा कारण यहाँ पर नहीं मुझे नज़र आ रहा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से अगर आपका प्रॉपर एलोकेशन नहीं है तो आप इसको धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। एलोकेशन का ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि यहाँ गिरे जा रहा है और आप जो है लगातार एवरेज डाउन किए जा रहे हैं। चाहे कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक हो, चाहे कितना भी कन्विक्शन हो, आपको अपना एलोकेशन का आपको ध्यान रखना है। 10% मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15%, मतलब शेयर कन्विक्शन के बाद अगर आप यहाँ पर कन्विक्शन है तो 15%, इससे ज़्यादा लोकेशन मत दीजिए, नहीं तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। क्योंकि कभी भी कुछ भी चीज़ें निकल के आ सकती है, चाहे कितना ही अच्छा स्टॉक हो। तो एलोकेशन का ध्यान रखिए। अगर आपका एलोकेशन यहाँ पर प्रॉपर नहीं है तो एलोकेशन बढ़ाने के लिए आप इसको एवरेज कर सकते हैं, लेकिन जिसका एलोकेशन अच्छा खासा हो चुका है वो उसको इग्नोर कीजिए। अभी इसको होल्ड, इग्नोर करना इन द सेंस कि होल्ड कीजिए, यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। मैंने भी इसको छोड़ दिया, मेरा एलोकेशन यहाँ पर ऑलमोस्ट 12% के आसपास है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, अब जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है डिवीज़। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो डिवीज़ में आप यहाँ पर पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। एक अच्छे खासे अपने डिमांड जोन के पास ये स्टॉक आ रहा है, और अगर इस लेवल को भी ये तोड़ता है, करीब करीब 3360 का एक अच्छा खासा इसका डिमांड जोन है। आप देखिए यहाँ पर कई बार इसका जो है सब एज ए रेजिस्टेंस हुआ है, उसके बाद सपोर्ट लिया है, उसके बाद सपोर्ट लिया, अब वापस सपोर्ट पे आ रहा है, और हो सकता है सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो फिर ये स्टॉक हमको और नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है, करीब करीब 3000 के लेवल के आसपास। तो यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर एक्सपेक्ट करिए कि स्टॉक मार्केट में कोई सा भी स्टॉक कितना भी गिर सकता है, लेकिन फंडामेंटल रीजंस नहीं है गिरने के पीछे का रीज़न जो है मैंने आपको बता दिया। और हो सकता है यहाँ पर वीक हैंड्स को निकाला जा रहा हो, जिनके पास कन्विक्शन नहीं है उनको निकाला जा रहा हो स्टॉक को बेचकर। और जब यहाँ पर बड़े खिलाड़ी आएंगे, जब स्टॉक पे माल उठाना चालू करेंगे, तो यहाँ से फिर दोस्तों एक गजब की तेजी हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एपीआई सेक्टर, फार्मा सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो आई थिंक डिवीज इज द प्रिफर्ड प्ले ऑन
इंडियन क्रैम्स, जी हाँ दोस्तों, क्रैम्स सेगमेंट की मैं कई बार आपके साथ में चिल्ला चिल्ला के चर्चा कर चुका हूँ कि सीडीएमओ क्रैम्स सेगमेंट आने वाला भविष्य है, जहाँ पर अच्छी कंपनीज जिनके पास अच्छा एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनके पास कैपेसिटी है, वो यहाँ पर अच्छा करते हुए नजर आएंगे और डिवीज इस पैरामीटर को अच्छा चेक यहाँ पर करता है। और एपीआई सेगमेंट तो यहाँ पर ग्रो होना ही होना है। चाइना प्लस वन थीम यहाँ पर बहुत बड़ी थीम है, बड़ा सेक्युलर ट्रेंड है, तो इसमें भी डिवीज यहाँ पर इसको चेक करता है। साथ ही में इनके पास जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है कैपेबिलिटी है वो गजब की है, तभी आपको देखने हमेशा यहाँ पर 35 से 40% के मार्जिन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कोई कंपनी इतने मार्जिन नहीं पोस्ट कर पाती। इसके पास गजब का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, इसलिए साथ ही साथ एक्सपेंशन करते रहते हैं। 6 ग्रोथ इंजन के बारे में आपके साथ में लगातार चर्चा कर चुका हूँ। हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट्स में ये एंट्री लेने जा रहे हैं, जहाँ पर जो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया में एंट्री लेंगे। हाई मार्जिन बिजनेस है, हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट है, कैपेसिटी इनके पास ह्यूज है, तो ये सारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इस स्टॉक को दोस्तों बेचिएगा तो बिल्कुल मत, लेकिन हाँ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो इसको एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं, फ्रेश जो निवेश है यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर अच्छी चीज़ें नजर आ रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर क्यों है? क्योंकि काकीनाडा वाला प्लांट पे इनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है गवर्नमेंट का, तो वो एक डेफिनेटली ओवरहैंग है। कोविड ड्रग का जो इनकी सेल्स थी वो काफ़ी ज़बरदस्त हुई थी पिछले 2 साल में, जो अब नीचे आती हुई नज़र आ रही है, तो वो एक जो है उसकी वजह से डिस्काउंट हमको देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो गए थे, वो हमको यहाँ पर एडजस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। और इनपुट कॉस्ट तो वो भी यहाँ पर अभी प्रेशर है उसका भी, और शिपिंग कॉस्ट का भी प्रेशर था, क्योंकि इसका 90% एक्सपोर्ट होता है, तो शिपिंग कॉस्ट अब यहाँ पर धीरे धीरे कम होती जा रही है। शिपिंग कॉस्ट में सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगेन ये कंपनी ने, मैनेजमेंट ने बोला है कि अब हम आने वाले क्वार्टर्स में 40% मार्जिन यहाँ पर मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। तो लेट्स सी अगला Q2 कैसा रहता है। तो यहाँ पर Q2 देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा डिवीज़ का। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और फ्रेश इन्वेस्ट अभी तक आपने डिवीज में नहीं किया है, तो शुक्र मनाइए कि 40% करेक्शन पे हमको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। इसको बाय कीजिए। वैल्यूएशन भी इसके काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, 29 के पी पे आ चुका है। इसका हिस्टोरिकल जो पी है वो देखिए, इसका 45 के आसपास है 5 साल का, 10 साल का 31 का है, और 10 साल से मैक्सिमम देख लिए 29 का। तो अपने मैक्सिमम हिस्टोरिकल पी पे ये स्टॉक चल रहा है। तो इस स्टॉक को दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ टारगेट क्या क्या आ रहे हैं डिवीज के लिए। देखिए शेर खान ने अभी 44 करीब करीब मान लीजिए 4500 के यहाँ पर टारगेट दिए हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छी अपसाइड है डिवीज में। अगर आप देखें तो अभी 3400 पे चल रहा है। अगर मैं 4500 को यहाँ पर देखूँ तो कितना आता है भैया 4500, तो करीब करीब दोस्तों यहाँ से 30% अपसाइड शेर खान ने दिखाई है। प्रभुदास लीलाधर जी ने यहाँ पर, लीलाधर जो ब्रोकरेज है, उन्होंने यहाँ पर 4100 के टारगेट दिए हैं। बैंक ऑफ जो बीओबी कैप्स है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर टारगेट दिए हैं 4250 के, 14% अपसाइड है। आईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर टारगेट दिया 4100 के, यहाँ से भी करीब 15% अपसाइड है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पर टारगेट दिए हैं 4300 के, 16% अपसाइड है। और ये जो टारगेट है लॉन्ग टर्म के टारगेट, ऐसे नहीं आपको 2 महीने मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक, ठीक है। तो ये टारगेट हो गए भाई आईसीआईसीआई डायरेक्ट के। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इस स्टॉक को आप जो है डेफिनेटली एक्यूमुलेट करने की सोचिए। यहाँ पर एसआईपी करने की आप सोच सकते हो, क्योंकि एक एसआईपी स्टॉक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जरूर रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।